सॉरी सर, डिस्टर्ब किया, आप कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो कार्मिक कंट्रोल प्लेनेट है, अभी तक हम लोगों ने राहु केतु को पढ़ा था कि राहु और केतु जो है ये एक ब्रिज बनाते हैं। केतु पिछले जन्म से और इस जन्म के बीच में एक पुल बनाता है कि ये नेटिव पिछले जन्म की जो कर्म लेके आया है वो कहाँ पर बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है। उस भाव से संबंधित जो है वो सारे जो कर्म वहां पर बने रहेंगे, पेंडिंग कर्म कहते हैं। जैसे मान लिया किसी के सेकेंड हाउस में बैठा है, केतु सेकेंड हाउस में बैठा है, तो सेकेंड हाउस में क्या है, फाइनेंस भी है वहां पर, फैमिली भी है। तो अब ऐसा जातक पूरे लाइफ लॉन्ग उसका सारा जो कंसंट्रेशन या तो फाइनेंस पर होगा या फिर जो है फैमिली पर होगा, या हम यूं कहेंगे कि उसका जो फाइनेंस जो है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस जो है उसकी फैमिली के ऊपर व्यय हो जाएगा। फैमिली के जो है वो जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो है वो व्यक्ति जीवन में उसी को करता रहेगा। तो किसी अगर पंचम में बैठा हुआ है केतु, तो ऐसा जाता है संतान के लिए सदैव अपना सारा कंसंट्रेशन उसका संतान के लिए रहेगा। राहु जहां पर बैठता है वहां से अगले जन्म की जो है वो शुरू होती है लिंक। जहां पर बैठता है राहु वहां उस तरीके से उस भाव से संबंधित जो है वो डिजायर्स को बढ़ाता है। मान लीजिए दसम में बैठा है, तो दसम में क्या करता है कि वहां पर वो चाहता है कि इसका नेम फेम स्टेटस और उसका प्रोफेशन ये बहुत अच्छा हो। और अगर नहीं हो पाता है तो यही कैरियर होता है आगे के लिए। तो जब राहु इनएक्टिव हो जाता है तो उसका चार्ज केतु ले लेता है। तो इसमें देखा होगा कि जिसके चार्ट में केतु दसम भाव में बैठा हुआ है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग अपने प्रोफेशन के बारे में ही वो सोचा करता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से लेकर के आया है। तो ये राहु केतु जो है ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट कहलाते हैं। और ये हमको पिछले जन्म से आने वाले हमारे जो कर्म हैं उनका इस जन्म से संबंध बनाता है, और इस जन्म में किए हुए कर्मों का संबंध अगले आने वाले हमारे जो बर्थ है उससे कनेक्ट करता है, वो राहु कनेक्ट करता है। इनके जो डिस्पोजिटर हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो अगर कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में ये उसको राजयोग का फल देंगे, बहुत हाइट पर पहुंचा देंगे। देखिए एक कुंडली जब हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली हम लोग डिस्कस जब कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था, एक मिनट जरा हम राजेंद्र प्रसाद की कुंडली बना खोल लेंगे लेते। सर जी, बना सकती हूँ। देख राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली जो है ये धनु लग्न की है। मैं अगर बना दूं? स्क्रीन से अगर स्क्रीन हाँ शेयर हो सके तो बना लो। हाँ जी, बना देते हैं। डिटेल्स दे इनका दीजिए जो है जी। आपको दिख डिटेल है रही है 3 सर जी? दिसंबर। हाँ हाँ दिख रही है। हाँ, दिख रही है। जी। डिटेल है 3 दिसंबर 1884। 3 दिसंबर 1884 का है, 8:45 AM। 1884 1984 नहीं 1884 सॉरी। 1884 और टाइम 8:45 मॉर्निंग में? हाँ हाँ AM। और ये इनका जो स्थान है हो सकता है उसमें आ जाए झेरा डेई, JHIRADEI। ये कौन से राज्य का है? राज्य इसमें झारखंड में आएगा। हो छपरा सकता जिला है है, छपरा जिला है। हाँ बेगूसराय पास में है, बेगूसराय जो है उसके बिल्कुल पास में है ये। छपरा जिला है, बिहार का छपरा जिला है। बिहार स्टेट है। बिहार? बिहार स्टेट का छपरा है। झारखंड नहीं है ना? बिहार ना, बिहार हाँ बिहार बिहार में आता है। बिहार है। जीरादेई एक स्टेशन उनके नाम था, अब राजेंद्र नगर हो गया है। अच्छा अच्छा। जब और तक जिंदा थे तब जी तक जी। उन्होंने मना क्या है किया था कि प्लेस? मेरे नाम से कुछ नहीं। प्लेस क्या है?
जीरा देई करके, JHI JHI अब वो राजेंद्र नगर हो गया, RADEI। राजेंद्र नगर। हो सकता है वो ना उसमें आए, सॉफ्टवेयर में यही आ जाए। नहीं, राजेंद्र नगर कर दीजिए तो आ जाएगा। नहीं आ रहा है सर जी। राजेंद्र कौन सी? नगर। राजेंद्र नगर कर देते हैं। हाँ, राजेंद्र नगर ना हो तो छपरा कर दीजिए। छोटू का बोला, छोटू का बोला। नहीं आ रहा है म्यूट कर लो राजेंद्र। बस। चलो छपरा कर दो, बेगूसराय, छपरा। छपरा कर दो। थोड़ा हाँ, अंतर पड़ेगा लगन में, लगन नहीं कैंस कोई में कोई थोड़ा। ज्यादा अंतर नहीं, जी। मुश्किल से 30-35 किलोमीटर है। आ गया, आ यही है गया ना ना? छपरा? हाँ, हाँ यही जी, हाँ। छपरा बिहार में है। जी, धनु लग्न की है। धनु लग्न की है। हाँ देखिए, अब इसको सब लोग देखिए जरा। इसमें राहु जो है दशम में बैठा है और केतु जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो जी देखिए ये साधारण, जिस समय इनका जन्म हुआ था, नाड़ी कहते हैं ना, जन्म हुआ तो साधारण फैमिली के थे, क्योंकि 4th हाउस में केतु है। अब इनके जो डिस्पोजिटर, हम ये देख रहे थे कि राहु जो है 10th हाउस, जुपिटर और वीनस दो शुभ ग्रहों के बीच में है। काफी चीजें हम लोग इनका जो है चार्ट जब डिस्कस किए थे, तो काफी चीजें हम लोग जो है इनको डिस्कस कर लिए थे। शनि वक्री होकर के जब पंचम हाउस में आता है तो ये कनेक्ट हो जाता है बुध और मंगल से, ये नाड़ी से मत बता रहे हैं। जी जी। और मतलब जो है तो इनका जो, हे बेबी, अरे बंद कर दो बेबी को भाई, म्यूट कर दो बेबी को, नहीं तो फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था कि राहु केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, इसमें राहु का डिस्पोजिटर है बुध गुरु। और हाँ, केतु का डिस्पोजिटर है बृहस्पति। अब जी इसको हम पहले देखेंगे कि कुंडली में इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इसमें पावरफुल है वो बुध, ज्यादा पावरफुल है। कारण क्या है कि अगर हम बुध को देखेंगे तो बुध जो है वो धनु राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, और उस पर हेलो। बृहस्पति की दृष्टि हाँ है। आप, नमस्कार सर जी, आप ज्वाइन कर ले, है ना? ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। वो मिश्रा सर जी बोल रहे थे आपको फोन लगाने के लिए। हाँ, लिंक है ग्रुप कुलदीप, में। जी जी, ओके। सॉरी, हाँ वो मुझे नया बता दो, नया वाला ग्रुप है जय श्री राम वाला, नहीं पता नहीं किस जय में श्री राम। ज्वाइन कर। अच्छा, मैं जय उन्हें श्री राम है, हाँ, मोदी जी का जय श्री राम। जय श्री राम। आजकल सुप्रिया जी वही है ना मोदी के क्षेत्र में। जी, उस दिन दशहरा था इसीलिए फिर हमने जय श्री राम रख दिया था। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा नाम है। देखिए इनका हाँ, इसका जो डिस्पोजिटर है बुध का, थोड़ा देखते हैं, अगला चैनल बनाते हैं। तो बुध का डिस्पोजिटर त्रिकोण में है और मित्र की राशि में है, जबकि बृहस्पति का डिस्पोजिटर द्वादश भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि बुध जो है सबसे ज्यादा इसमें पावरफुल है दोनों में से। तो जब इसका मतलब पावरफुल है तो इसे पावर देनी चाहिए। तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1951 को ये प्रेसिडेंट बन गए थे भारत के। उस समय दशा चल रही थी बुध की, और बुध की दशा में ही जो है, और बुध का जो अंतर था, जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी समय ये प्रेसिडेंट बन गए थे। तो बुध जो है वो राहु का डिस्पोजिटर है। राहु दसम हाउस में बैठा हुआ है, नेम, फेम, स्टेटस, सारी चीजें देता है। तो इस तरीके से जो है इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। मैंने इनको कई चार्टों पे इस चीज को देखा है। तो इसको भी हम थोड़ा सा, अभी एक हम किताब अभी हमें मिल गई है,
ये किताब ये कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स का है। इसमें हम थोड़ा सा स्टडी अभी कर रहे हैं। इसमें चार्ट हैं बहुत अच्छे, करीब 35-36 चार्ट हैं, और इसी कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स के आधार पर हैं। उनको हम लोग देखेंगे तो अपने पास एक नया पैरामीटर आ जाएगा कि राहु केतु को हम लोग कैसे, कभी कभी राहु केतु के रिजल्ट को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो दो तरीके से निकालेंगे कि राहु केतु प्लेसिंग कहाँ पर है, कौन देख रहा है, और इनके डिस्पोजिटर किस तरीके से है। जब मैं आकाश में, हाँ जी मैं जी, ये जो है इस पर एक चैप्टर इन्होंने लिखा है, वसीम साहब ने लिखा है। हाँ डिस्पोजिटर, पूरा डिस्पोजिटर पे लिखा है। हाँ तो उसमें सारे प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर, यहाँ पर हमने लिखा ना कि जैसे बुध और बृहस्पति में हमें सिलेक्ट करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बुध को है डिस्पोजिटर जो है वो त्रिकोण में है और मित्र की राशि में है, जबकि बृहस्पति का डिस्पोजिटर सूर्य जो है वो द्वादश भाव में कमजोर हो गया और उस पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो यहाँ पर भी देखा कि एक, शायद आप लोगों को याद होता, एक चैन बनती है। पहले हम D1 में देखते हैं, फिर D9 में देखते हैं, फिर D9 को D1 में फिर देखते हैं, एक चैन बनाते थे। उस चैन में अगर तीनों सही हो जाते थे तो फिर वो प्लेनेट जो है एट पार जो है फल देता था। अच्छा, मंगल को क्यों नहीं लिया सर इसमें? मंगल डिस्पोजिटर कहाँ है राहु केतु का? अच्छा, राहु केतु को डिस्पोज, ओके सर, ठीक है सर। कंट्रोल, जो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स जो हम लोग लेंगे तो पहले तो ओके, सॉरी। राहु और केतु को हम लोग पहले लेंगे कि उनसे अगर हम फल नहीं निकाल पाते हैं रिजल्ट, तो इनके डिस्पोजिटर हम देखेंगे। जब मैं वहाँ आईकाश कानपुर में पढ़ता था तो वहां पर एक IAS अधिकारी थे, IITN थे, वो बाद में IAS अधिकारी हो गए थे। उनके राहु केतु के डिस्पोजिटर एक ही साथ 10th हाउस में बैठे थे, और वहां जो इंचार्ज थे चिंतक जी, आदरणीय चिंतक जी, वो अक्सर जो है इस पे उदाहरण दिया करते थे कि राहु केतु के डिस्पोजिटर जो है ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ब्लास्ट बम की तरह काम करते हैं, एटॉमिक बम की तरह, कि अगर वो पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो बहुत हाइट पर ले जाते हैं, और अगर निगेटिव जो है प्लेसमेंट है तो बहुत जो है नीचे तक ले जाते हैं। अब राजीव गांधी की कुंडली में आप देख सकते हैं इसको, आगे चल के हम लोग राजीव गांधी की कुंडली में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो, उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, और उनकी दशा अंतर दशा में उनकी डेथ हुई थी। तो हम लोग जो है इस चीज को नोट कर लें और चार्ट पर इसको लगाएं। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग कोई सूत्र या पैरामीटर कोई मिलता है तो उसको एक दो चार्ट पर तो हम लोग लगा सकते हैं, बाद बाकी आप जो है घर में होमवर्क भी करिए और उसका ज्यादा अच्छा फीडबैक रहेगा। भी। हाँ जी, ज्यादा अच्छा रहेगा होमवर्क किया जाए तो। हाँ जी होमवर्क में क्या होता है कि वो चीज हमें याद हो जाएगी, हम उसको हाँ लगा सकेंगे। तो ये एक जो है नई चीज आपको बताई कि जो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट है इनमें राहु केतु के डिस्पोजिटर जो है हम लोग इसमें से लेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से। अब अगर कोई चार्ट अपना लगवाना चाहता है या किसी सेलिब्रिटी का चार्ट लगा के देखें तो उसमें भी अगर हम इस चीज को और थोड़ा सा देख लें तो और अच्छा है। किसी को कोई चार्ट पता हो तो बताओ भाई। सर कोई लेटेस्ट मतलब कोई मतलब किसी सेलिब्रिटी का चाहिए या ये किसी जनरल का, किसी का भी डिस्कस कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखो जनरल वाले में वो पता होना चाहिए कि वो किस हाइट तक का है अच्छा अच्छा। है ना। हाँ, तो मतलब का वो तो चाहिए। जनरल वाले का भी पता किया जाए, कोई भी चार्ट लगा सकते हैं। एक चार्ट और लगा दो सुप्रिया जी, इसको जी और बताइए। चेक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, मिश्रा जी, मधु, हाँ जी सुप्रिया। नमस्कार। रेनू जी आपको याद याद क्या, नमस्कार। 11:30 याद था क्या? जी नहीं, 11 बजे देख लिया था लेकिन थोड़ा आने में मतलब टाइम लग गया, सुबह का टाइम होता है। अच्छा रेनू मैं जी भी का चार्ट लगा। 11:30 के लिए ही इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा मिश्रा जी, सर जी मिश्रा जी डिटेल। का ठीक है, टाइम मिश्रा जी का चार्ट, मिश्रा जी अपना चार्ट जरा बताओ। अच्छा चलिए मेरा लगा लीजिए। चलिए जी 2 सितंबर 67 नहीं, मैं 1966। अच्छा 66 का है। फिर से बताइए सर जी, एक मिनट। 2 सितंबर
66 जी। समय 2:35 सुबह में। हाँ 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 2:35 लिखेंगे तो आ जाएगा, वही है। जी। प्लेस हरिद्वार। ये कहाँ नहीं पे? वह यूपी ये यूपी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में होगा, अब उत्तराखंड में होगा हाँ आपके उसमें। जी। हरिद्वार। भगवान का द्वार। ये आ जी गया। हाँ जी दोनों ही है, हरिद्वार भी हर कहते हैं, हरिद्वार भी कहते हैं। अब वहां से केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों के लिए रास्ता है। जी हाँ जी हाँ वहीं जी हाँ वहीं से चलता है। वहीं जी से हाँ जी इसीलिए हाँ। हरि हरि का द्वार। हरि और हर दोनों। हाँ हरिहर। हाँ अब ये देखो लीजिए आ इस गई। चार्ट में, हाँ ये चार्ट कर्क लग्न का चार्ट है। और यहाँ भी देखो चांस की बात, राहु केतु 4-10 में ही है। जी। अब डिस्पोजिटर को देखेंगे कि जो है राहु का डिस्पोजिटर मंगल है और केतु का डिस्पोजिटर शुक्र है, और ये दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। जी। जी। अब इसमें है क्या कि इनको बहुत हाइट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मंगल नीच का हो गया है। जी। ठीक है ना। और शुक्र जो है वो कर्क राशि का शुक्र भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जी। ये बैठे हैं बृहस्पति के साथ में। जी। इसका मतलब यह है कि सारा जो है इन पर प्रभाव जो है वो बृहस्पति का है और शनि का है। शनि और बृहस्पति जो है एक साथ जब भी आते हैं और चंद्रमा कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसा जातक जो है अकल्ट में मेडिटेशन में सबसे ज्यादा जो है उसको सफलता मिलती है। शनि जो है और चंद्रमा, वैदिक में इसे सबसे खराब योग माना गया है, लेकिन ये योग जो है जिसे कहते हैं ना वहां पर नाड़ी में इसको दूसरा नाम दिया गया है, और वहां पर इसे अच्छा योग माना गया है सर अकल्ट के लिए। वैदिक में विष योग कहते हैं ना उसको, हाँ शनि विष योग चंद्रमा। कहते हैं, लेकिन विष तो शंकर जी ने पिया था ना। तो ये जी। नीलकंठ योग, हाँ तो इसलिए जो है ये यहाँ पर नाड़ी में इसको अच्छा मानते हैं कि अगर वो अकल्ट में, एक तो अष्टमेश भी है शनि, हम्म। अष्टमेश जो है अकल्ट का है, मेडिटेशन का है, इन सारे जो है चीजों का कारक ग्रह है, और उस पर बृहस्पति का प्रभाव है, और बृहस्पति का प्रभाव मंगल और शुक्र का प्रभाव लेकर के बृहस्पति शनि चंद्रमा ये सब जो है, तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि मिश्रा जी की जो लाइन है, मेडिटेशन की लाइन है, अकल्ट की लाइन है, वहां पर ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर। वहां पर सामान्य से अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वो निर्धारित तो शनि करेगा कि शनि जो है जिसमें जो दृष्टि डाला वो अकल्ट का स्वामी है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि एक चीज जो है, गुरु ने जब शुक्र और राहु का प्रभाव लिया तो पंचम दृष्टि से ये पंचम हाउस को देखा। जब हम इसका पॉजिटिव लेंगे तो हम प्रोफेशन में नेम फेम स्टेटस में लेंगे, लेकिन जब हम जीव के लिए देखेंगे कि किसी जीव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जीव के लिए प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। बृहस्पति जो है, मंगल और शुक्र जो राहु केतु का डिस्ट्रीब्यूटर है, इनका लेकर के ये पंचम दृष्टि से देख रहा है पंचम भाव को, तो इस जातक ने क्या हुआ, इसको इश्यूज नहीं है, चाइल्डलेस है। जी। तो इसमें हम फल कैसे निकालते हैं, डिस्पोजिटर्स को देखेंगे, उन पर प्रभाव देखेंगे और उनका प्रभाव। देखिए डिस्पोजिटर की सबसे अच्छी जो बुक है वो अभी बताया रहा साहब ने, भसीन साहब की किताब है, कि वो कहाँ पर फल करेगा, और नाड़ी में उसी को कॉम्बिनेशन से हम लोग देखेंगे। जब नाड़ी पढ़ेंगे तो नाड़ी में ऐसे तो हमें लग रहा है कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ है, जैसे कल का योग था सूर्य और चंद्रमा का, तो इसे खराब योग कहते हैं, इसे जो है अमावस योग कहते हैं वैदिक में, सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं। लेकिन नाड़ी में इसको दूसरे तरीके से इसका और फल निकलता है। निगेटिव फल के साथ साथ में ये भी होता है कि जैसे
फादर को हम अगर लेंगे, अगर हम सूर्य को फादर मान लेंगे जीव, तो चंद्रमा के सारे गुण उसमें आएंगे कि उसका जो है फिकल माइंडेड हो सकता है, जीवन में कोई न कोई चेंज के लिए होगा, और मतलब जो है चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के अजीब गुण वो ले लेगा फादर। और जब हम चंद्रमा को जीव लेंगे तो वो सूर्य के अजीब गुण उसमें आ जाएंगे। मदर जो है वो अच्छे स्टेटस वाली फैमिली से हो सकती हैं। तो इस तरीके से ग्रहों को कंबाइन करके वहां पर हम डिस्पोजिटर यहाँ लेंगे, वहां पर कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि ये इस कॉम्बिनेशन का फल क्या क्या हो सकता है। एक फल तो जातक के लिए होगा नाड़ी में, जैसे यहाँ पर हम जब संतान को देखना है तो यहाँ पंचम भाव को देखते हैं, बृहस्पति को देखते हैं, पंचमेश को देखते हैं। नाड़ी में हमें केवल क्या देखना है, जुपिटर से पंचम हाउस पढ़ने वाले इफेक्ट को देखेंगे। और सूर्य जो है वहां पर पिता का भी कारक है और सूर्य पुत्र का भी कारक है, क्योंकि नेचुरल जोडियक में पंचम हाउस में सिंह राशि पड़ती है, इसलिए सिंह का स्वामी सूर्य संतान का भी कारक बनता है। तो नाड़ी को भी हम लोग आगे चल करके टच करेंगे। तो अभी हमने देखा कि कोई भी कुंडली ले। हाँ जी, एक चीज और बोले। है हाँ जी मिश्रा जी, जी गुरु जी इसमें मतलब हंसा नाड़ी योग में भी जो बन रहा है है, ना, हाँ नाड़ी जी, में मून एंड जुपिटर का योग भी तो बन रहा है ना हाँ, लग्न इस से नाइन्थ में मैं मून। वही बता रहा हूँ कि जुपिटर जो है इस योग को देख रहा है। ये योग जो है संन्यास योग इसे कहते हैं। संन्यास, अगर ये शुक्र यहाँ पर इन्वॉल्व ना होता तो ये सन्यासी हो जाते। लेकिन जीव जो बृहस्पति जीव है वो जो है वो शुक्र के साथ में इन्वॉल्व है। बृहस्पति जब आगे बढ़ा तो उसको सबसे पहले देखिए 2/11 का बृहस्पति, आप ऐसे समझे 2/23 की लग्न है, और इसके बाद जो है 2/11 के बाद मिला कौन सबसे, वो मिला आपको मंगल। और मंगल जो है उसके पहले, मंगल के पहले कौन कौन मिल गया, चंद्रमा और शनि, नाड़ी को बता रहे हैं। और जी। उसके बाद जो है बृहस्पति शुक्र से मिला। और वैसे ही आप जानते हैं कि मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो ऐसा जातक अपनी रुचि के अनुसार विवाह करता है। वैदिक में इसे हम कहते हैं लव मैरिज होती है, लेकिन वो अपनी रुचि के अनुसार विवाह करता है शुक्र और मंगल जब एक साथ होते हैं। तो अगर यहाँ पर शुक्र इन्वॉल्व ना होता तो ये सन्यासी हो जाते, और आधे सन्यासी तो अभी भी है। आधे क्यों भाई आधे मिश्रा से जी? ज्यादा है, समझ गए। आधे से ज्यादा है, ज्यादा है। आधे से हाँ। ज्यादा है। तो शुक्र की वजह से, शुक्र के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको शादी, इन्होंने अपनी रुचि की शादी की। हाँ तो तो छोड़ भी नहीं वो, सकते। हाँ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ तो सकते ही नहीं। जुपिटर मंगल शुक्र एक साथ है, छोड़ तो सकते ही नहीं है। वो संन्यास लेना चाहते हैं। सर जी कन्या, एक और हाँ सूत्र यहाँ पे लगेगा, शायद मुझे पता जी, नहीं है, नहीं लेकिन नहीं जब कभी भी दो प्लैनेट का एक्सचेंज होता है जी, और अगर कोई साइलेंट प्लैनेट वहां बैठा होता है तो ये गोद लेने का योग बनता है। तो क्या अब एक्सचेंज देखिए, यहाँ पर गोद देखिए, जब तक बुध इन्वॉल्व नहीं है। जी बुध जो है वो तारा और चंद्रमा का पुत्र था, जी और बाद में बृहस्पति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अच्छा अच्छा जी, एडॉप्ट कर लिया था। तो अगर एक्सचेंज में बुध इन्वॉल्व नहीं है तो फिर जो है वो एडॉप्टेशन की स्थिति नहीं बनती है। अच्छा 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 इसमें हमको लग रहा है एक्सचेंज तो है लेकिन एडॉप्टेशन नहीं है। अच्छा 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 क्यों मिश्रा जी? नहीं नहीं, अब इस उम्र में आगे क्या अडॉप्ट करेंगे किसी को? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, अगर जी बुध हाँ। इन्वॉल्व होता, अगर बुध इन्वॉल्व जी हो हाँ। जाता इस एक्सचेंज में तो एडॉप्शन हो जाता, क्योंकि बुध जो है वो एडॉप्टेड सन है जी जुपिटर जी का। जी। तो ये ठीक बताया, सुप्रिया जी ने बताया है कि एक्सचेंज में हमको ध्यान रखना है कि अगर मरकरी इन्वॉल्व हो जाता है तो एडॉप्शन हो जाता है। यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो चंद्रमा और बृहस्पति का एक्सचेंज है। तो बृहस्पति यहाँ आकर के शनि के साथ मिल गया तो संन्यास योग तो बन ही गया। और फिर इसमें जो देख भी है, रहा है, देख भी रहा है मिश्रा हाँ जी, देख भी रहा है। देख भी रहा, वो देख भी रहा है और अपने घर में भी आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ।
और लेकिन इसमें एक बात है, इसमें बृहस्पति जो है वो कमजोर हो रहा है, एक्सचेंज की वजह से बृहस्पति कमजोर हो रहा है। क्यों? उच्च से अपने घर में आ रहा है, और यहाँ पर उसका मित्र बैठा था मंगल, और यहाँ आकर के शत्रु मिल गया शनि। जी जी। तो नहीं, एक्सचेंज लेकिन इसमें एक मिनट, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि जी, जी। जैसे इसमें चंद्रमा और गुरु का जो एक्सचेंज है, वो चंद्रमा फिर अपने घर में भी जा रहा है बृहस्पति के साथ मिलके, तो वो हाँ, न्यूट्रल, वो पावर बृहस्पति को दे देता है। नहीं, पावर तो दे देता है, लेकिन यहाँ जी पर मतलब ये है कि बृहस्पति जैसे उच्च का है। जी जब एक्सचेंज में एक बेसिक सूत्र है एक्सचेंज में कि एक्सचेंज के बाद बृहस्पति जो है यहाँ अपने अपने घर में आ जाता है, जी जी चंद्रमा अपने घर में चला जाता है। तो जी चंद्रमा तो यहाँ पावरफुल हो जाता है। कैसे जी पावरफुल हुआ? एक शत्रु से हट करके चला गया और जी अपने घर में चला गया, एक मित्र मंगल उसका बैठा हुआ है वहां पर। जी लेकिन बृहस्पति को जब देखेंगे कि बृहस्पति जो है जो उच्च का था, एक मित्र जी मंगल के साथ में बैठा हुआ था, वो जब अपने घर में आया तो इसका मित्र तो मिला नहीं, बल्कि शत्रु शनि और मिल गया। शनि तो एक स्टेप डाउन हुआ, और उसके बाद जो मिला वहां पर बैठा था, ऑलरेडी उसके घर में एक उसका शत्रु बैठा था, तो अब वो उतना फ्री नहीं रहा, यहाँ ज्यादा जी फ्री था। तो जी जी एक्सचेंज ने उतना काम नहीं किया अच्छा पॉजिटिव, जितना और अच्छा। अगर एक्सचेंज ना होता तो ये और अच्छा काम करता। जी जी जी। लेकिन मिश्रा जी, जी, जी। अपने 9th हाउस में तो पहुंच गया ना, हाउस तो उसका है। नहीं, तो हाउस तो पहुंच गया, तो वो दृष्टि भी वहां पर रही, अपने हाउस में है, हाँ, अपनी राशि में है, लेकिन उच्च से जो है एक स्टेप नीचे आ गया। नहीं मुझसे तो तो वो नीचा हो धार्मिक, गया, उसमें लेकिन अपने धार्मिकता। घर में भी तो पहुंच गया। नहीं, घर में पहुंच गया, एक शत्रु मतलब वहां पहले से 9th बैठा हाउस हुआ। उसका जो है, 9th हाउस जो है उसका मूल त्रिकोण है ना। मूल त्रिकोण तो है, लेकिन अब यहाँ पर तात्कालिक दृष्टि से जब देखेंगे तो यहाँ पर उसका एक हाँ शत्रु भी बैठा है, बात सही है। और वो शत्रु अष्टम को लेकर के, अष्टम के गुणों और सप्तम को और अष्टम के गुण लेकर के बैठा हुआ है। तो अगर ये अकल्ट में ना जाते तो ये एक्सचेंज इनको बहुत खराब कर देता। मिश्रा जी, अगर एक शनि, बात और है, एक बात मैं और जी, पूछना चाहता हूं कि जैसे ये जी, शनि अपने ही नक्षत्र में भाग्य स्थान में है, तो वो खराब तो नहीं हाँ, करता? नहीं, नहीं, खराब इसलिए नहीं करेगा कि वो अकल्ट, आप अकल्ट में आ गए ना, जी शनि जी की जी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं आप। जी 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 तो जी अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वहां पर आप अकल्ट में आ गए। इसलिए अगर अकल्ट में ना होते तो तो ये प्रॉब्लम होता। शनि, हाँ, प्रॉब्लम होती। और इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि फादर से दूरी जो है आपकी बनी रही। नहीं, फादर के साथ बहुत स्नेह रहा, लेकिन अब वो नहीं, दूरी इसने, तो इतना डिस्टेंस हो गया इंडिया और यहाँ में। नहीं, देखो, स्नेह तो इसलिए कि गुरु मानी जीव है, जी जब जीव आगे बढ़ा तो उसको सूर्य मिल गया। जी 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 तो स्नेह तो पूरा पिता के साथ में है, लेकिन हम्म। पिता के द्वादश में जीव है, यानी जी पिता जी से जी दूर दूर चला गया। वो जीव जो है पिता के प्रति सहानुभूति सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सूर्य से द्वादश में चला गया, नहीं, दूर चला गया। जी 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 तो ये 9th हाउस में और 9th लॉर्ड पर जो है ये शनि के प्रभाव की वजह से है कि जी जी पिता से थोड़ी दूरी बढ़ गई। हालांकि वो जो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सूर्य और गुरु से देखेंगे हम लोग। और जी 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 लग्नेश चंद्रमा भी जब एक्सचेंज करके अपने घर में जाता है तो वो भी सूर्य जो है वो नवमेश और लग्नेश हम्म। का परिवर्तन है। तो पिता से ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूरी हो गई। जी हाँ, जी जी, हाँ, दूरी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब देखिए, इंडिया और यहाँ में यहाँ की दूरी हो गई, हाँ, जी, और अब तो खैर वो है ही नहीं, अब नहीं, तो चले वही गए। बात। अच्छा, जी तो हाँ, जी अब ये बताइए, जब आप लगभग 38 साल के रहे होंगे तब पिताजी की डेथ हुई क्या? जी हाँ। नहीं, ये आप भी समझ लीजिए, उनकी डेथ हुई 99 में। 99 में? जी हाँ, तो जी हाँ। 66 और कितना 99 के दिन 33, 33। 33। जी 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 जी
33 का मतलब ये है कि शनि जो है राहु के ऊपर गया जी और नवमेश जो है दृष्ट है, जी। तो वो उसी उसी 38 मैंने इसलिए कहा कि सूर्य के त्रिकोण में शनि का गोचर था, हो सकता है नवांश में सूर्य का गोचर वहां रहा हो, शनि का गोचर उनकी रहा हो, डेथ तो अचानक हो गई थी, अचानक हो गई थी बस। हाँ हाँ शादी से लौट के आए, एक हमारे पड़ोसी थे उनके यहाँ शादी थी, तो शादी से लौट के आए 10:30 बजे, और हमारे यहाँ जी नीचे गंगा बहती हैं, तो वो वहां हाँ पे में से वो माता जी से कहने लगे कि मुझे नहाने की इच्छा हो रही है गंगा, तो नहा के आए, उसके बाद बिस्तर पे लेटे और एक खर्राटा जी आया और खत्म। हाँ राहु और सूर्य का कनेक्शन बन रहा है, तो फिर हाँ राहु हाँ अचानक अचानक का। अचानक देता है। सबको हैरानी हो गई कि मिश्रा जी अभी तो यहाँ थे, सब हंसी मजाक चल रहा था, हाँ और अभी घर पहुंचते ही डेथ हो गई बस। हाँ राहु सूर्य जो है त्रिकोण, सूर्य पर राहु का प्रभाव है, तो अचानक ये होता है, ये बात सही है। तो क्या इस क्या। तरीके से हम लोग जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे। आज जो है प्रश्न चार्ट को हम लोग कैसे देखते हैं उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कुछ 2-4 पॉइंट जो है। जी उसके बाद अगले दिन से हम लोग प्रश्न चार्ट को देखेंगे कि प्रश्न चार्ट कैसे हम लोग डेलिनेट करेंगे, कुछ थोड़ा सा उसके जो बेसिक। देखिए 2 तरीके से है। अपना वैदिक में जो है वो प्रश्न पूरा एक विधा है, और नाड़ी में जो है एक होरा। कश्यप जी थे, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, कश्यप होरा करके उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, तो वहां होरा से हम लोग देखते हैं कि होरा लार्ड जिस समय प्रश्न आया उस समय होरा लार्ड हम लोगों ने देख लिया। होरा लार्ड में ये भी देखते हैं कि होरा लार्ड कितने समय के बाद वो होरा लार्ड बदल बदल रहा है। मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट में अगर बदल रहा है, तो हमें दोनों जो अगला जो लार्ड आएगा उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी वैदिक का जो प्रश्न का है उसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न कुंडली बनती है। अभी आज तो हम ऐसे बताएंगे रेफरेंस में, अगले दिन से कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे, और वो आप लोग उसको पॉइंट नोट करके डायरी में लिख लीजिए कि प्रश्न चार्ट को हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे जी। पहले जिस समय प्रश्न आता है, 2 अभी का मत हैं। चार्ट बना दूं सर जी, अभी का चार्ट बनाऊं प्रश्न कुंडली के लिए? हाँ हाँ अभी अभी नहीं, अभी एक एग्जाम्पल चार्ट हम देंगे, जी उसको जी कैसे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल चार्ट देंगे, देखिए कैसे उसमें रिजल्ट आया। जी। इसमें पहला तो यह है कि जब भी चार्ट जो है 2 मत हैं। एक मत ये कहता है कि जहां पर एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है वहां की कुंडली प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए उस स्थान की। एक मत ये कहता है कि जहां प्रश्न, जिसके मन में प्रश्न आया वो व्यक्ति जहां पर बैठा हुआ है उस स्थान का चार्ट बनना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों का मत यह है कि चार्ट बनाने वाला जहां बैठा है, एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा है जिस स्थान पर, वहां का चार्ट हम बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो सरसरी तौर पे सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी प्रश्न चार्ट का जो पहला बिंदु है कि केंद्र और त्रिकोण को सबसे पहले देखेंगे। केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो जो प्रश्न करता है उसके प्रश्न का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ये महत्वपूर्ण है, और प्रश्न में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए ये 4 और 2 6 भाव जो हैं ये उत्तरदायित्व रखते हैं। इसके बाद यह है कि जो जिस भाव से संबंधित प्रश्न है, दूसरा है उस भाव से 12th हाउस को देखेंगे और 2nd हाउस को। अभी हम लोगों ने कहा था नाड़ी में भी ये देखते हैं। जैसे मान लो 10th हाउस को, अभी हमने राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली का जब 10th हाउस को देखा तो उसके द्वितीय भाव में शुक्र बैठा था और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा था। तो ये तो नेटल चार्ट था, उसने एक बहुत बड़े पद पे पहुंचा दिया, 2 बार प्रेसिडेंट रहे। प्रश्न चार्ट में भी जिस भाव से संबंधित प्रश्न है, मान लीजिए हमें प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न है, तो हमें 9th और 11th हाउस के प्लैनेट भी हमें 10वें के साथ साथ में देखने चाहिए। अगर संतान से संबंधित प्रश्न है तो पंचम के साथ साथ हमें 5, 4 और 6 भावों के प्लैनेट भी हमें देखने चाहिए। अगर जातक अपने ही बारे में जानना चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी समृद्धि कैसी होगी, तो लग्न के साथ 2 और 12 भाव के
भाव भी हमें देखने पड़ेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की आदत है कि बड़ी चीज सीखने के लिए छोटी छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ऋषियों ने राशियों के जो गुण बताए हैं कि चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, इनके अपने गुण हैं और प्रश्न में ये गुण बहुत काम करते हैं। जैसे अगर प्रश्न लग्न चर राशि की है, प्रश्न लग्न यदि चर राशि की आती है तो आप निश्चित समझिए कि प्रश्न के संबंध में कोई न कोई परिवर्तन जरूर हो रहा है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमारा एक पेशेंट भर्ती है और उस आपने पूछा कि ये क्या ठीक होगा या नहीं होगा, तो अगर चर लग्न आ जाती है तो आप निश्चित समझिए कि जो प्रश्न करता है उसमें, जिसके लिए प्रश्न किया, उसमें कोई न कोई परिवर्तन जरूर होगा। अब परिवर्तन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसके लिए हम केंद्र और त्रिकोण को देखेंगे और 6, 8, 12 भावों को देखेंगे। अगर केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो जो है पेशेंट ठीक होकर के जल्दी घर आ जाएगा। अगर केंद्र त्रिकोण में पापी ग्रह बैठे हुए हैं और अष्टम में कोई न कोई शनि, राहु या केतु बैठा है तो फिर वो ठीक नहीं होगा, परिवर्तन होगा, माने भर्ती है भी जिंदा है और परिवर्तन निगेटिव की ओर जाएगा, यानी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये चर राशि अगर वहां पर है तो वो परिवर्तन को शो करती है। अगर स्थिर राशि है तो तत्काल कोई परिवर्तन की सूचना नहीं मिलती। प्रश्न लग्न अगर स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 की है तो फिर उसमें तुरंत कोई परिवर्तन होने का वो संकेत नहीं मिल रहा है, फिर निश्चित रूप से अभी टाइम उसमें लगेगा। द्विस्वभाव राशि को हम प्रश्न में जो पहली 15 अंश है, वो पहली 15 अंश जो है वो स्थिर की तरीके से व्यवहार करेगी और 15 से 30 अंश की अगर द्विस्वभाव लग्न है तो फिर वो जो है चर की तरह व्यवहार करेगी। तो उसको इस तरह से हम लोग अटेंड करेंगे। इसके बाद एक और लग्न से एक और इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर शीर्षोदय राशि है, लग्न में उदित है शीर्षोदय, जो राशियां 12 हैं उसमें कुछ राशियां शीर्ष से, हेड से जो है राइज करती हैं और कुछ जो है टेल से, पृष्ठोदय राशियां हैं। तो इसमें मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और कुंभ, 3, 5, 6, 7, 8 और 11 ये राशियां जो हैं ये शीर्षोदय राशियां कहलाती हैं। और शीर्षोदय राशियां जो हैं दिवा बली भी होती हैं, दिन में ये बलवान होती हैं, रात में जो है पावरलेस हो जाती हैं। तो राशियों का जो है वर्गीकरण जो है ये भी हमें प्रश्न शास्त्र में एक संकेत देता है। शीर्षोदय दोबारा बोलेंगे राशि एक बार अगर सर? हाँ जी, 3, 4 3, 4, 5, जी 6, 7, 8 भी है, 8 भी है और 11 कुंभ राशि। सर। और शेष जो राशियां हैं वो पृष्ठोदय है। और मीन राशि में चूंकि 2 मछलियां हैं तो 2 मछलियां, एक का सिर एक की पूंछ है, तो ये दोनों तरफ से उदित हो सकती है, सिर से भी उदित होगी और पृष्ठ से भी, तो ये उभयोदयी कहलाती है। होता है। ओके सर। तो अब ये जो है दीपावली और रात्रि, ये दीपावली और रात्रि में भी है प्रश्न में, इसलिए है कि मान लीजिए शीर्षोदय राशि उदित हो रही है और दिन में बली है, तो अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कहा गया कि चोर जो है पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा, चोर पकड़ा जाएगा, इस तरह अगर प्रश्न आया और शीर्षोदय राशि है और चर राशि है, तो दिवाबली है, शीर्षोदय है और इसके बाद चर राशि है, तो तुरंत कोई न कोई परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ चोर पकड़ा जा सकता है, चोर पकड़ा जाएगा दिन में। रात्रि बली में अगर यही रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि रात्रि में। तो प्रश्न के हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो हमें ये भी राशियों का वर्गीकरण भी हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से राशियां जो है वो काम करती हैं। फिर जो इनका बंटवारा है, देखिए जो राशियों को हम लोग भूल जाते हैं कि प्रकृति के अग्नि तत्व की राशियां, फिर पृथ्वी तत्व की राशियां। अग्नि तत्व की राशियों में अगर प्लैनेट ज्यादा हैं
तो सेल्फ एफर्ट बहुत कम करना पड़ेगा और रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशियां ही ये डेस्टिनी मेकर राशियां हैं। 1, 5, 9 जो है वो लग्न की, पंचम की, नवम की, इसीलिए इसको मूल त्रिकोण या धर्म त्रिकोण कहते हैं। जीव है वहां पर, देह है और आत्मा है। तो अगर इनमें ज्यादा से ज्यादा किसी भी नेटल चार्ट को, उसमें अगर इनमें ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो उनकी दशा अंतरदशा में कम एफर्ट में भी आपको अच्छा परिणाम मिलता है। यहाँ पर आपको जो है एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, जिसे हम कहते हैं ये प्रैक्टिकल राशियां हैं, यहाँ पर आपको एफर्ट के साथ साथ माइंड सेट कैसा होगा, माइंड सेट, क्योंकि वहां पर कर्म क्षेत्र है, वही वो 10th भाव कर्म स्थान है, उसका त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण भी है। तो माइंड सेट कैसा, अगर समझदारी से कर्म नहीं किया तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करती हैं। तो अब अगर किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कोई चार्ट में थोड़ा सा हेल्प लेनी है तो वो अपना चार्ट लगवा करके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। किसी का अगर चार्ट हो तो लगवा दो। अरे मिश्रा जी, हमारे तबीयत तो ठीक कराइए। तबीयत ठीक करानी है? हाँ, हमारा ही चार्ट लगा दीजिए। चलो तिवारी लगाओ, राय साहब का चार्ट लगाओ भाई। डेट 22/6/1944। 44। हाँ हाँ जी, जी। राजीव टाइम गांधी वाली है ईयर। टाइम जो है 1:15 सुबह PM। का नहीं, हाँ अरे PM। PM। PM है। 13, 15, 13, 1:15। 13, 15। हाँ, 13 को। स्टेट बलिया, बलिया यूपी का है। यूपी बलिया। BLL है। आ गया। हाँ, यही है ना? हाँ, चार्ट यही है। यही। जी। कुंभ, वो कन्या लग्न। कन्या लग्न का। और सर जल तत्व में अगर होंगे ज्यादा प्लैनेट तो मेहनत बहुत ज्यादा कराएंगे। और हाँ हाँ, अब सबसे पहले तो चार्ट को हम लोग जब डेलिनेशन करते हैं तो उसको पहले ये देखते हैं कि लग्न कैसी है, लग्नेश कैसा है, ठीक है ना। लग्न और लग्नेश को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आयुखंड, उस हिसाब से। अब इन्होंने चूंकि अपना स्वास्थ्य के बारे में बताया है, तो देखो लग्न जो है, लग्न के एक तरफ गुरु बैठा हुआ है, काफी ठीक है, और सेकंड हाउस में कोई पापी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। लग्नेश जो है वो नवम भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ है, जी और ये एक्सचेंज में है। आप देखिए ये 9 और 10 का एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा राजयोग है। जी जी। धर्म कर्म अधिपति राजयोग। हाँ, धर्म। और वहां पर सूर्य बैठा हुआ, सूर्य चंद्रमा देखिए एक साथ है यहाँ पर, तो ये एक बहुत बड़ा पद, सूर्य चंद्रमा जो है ये एक बड़ा पद देता है, राजकीय। शनि वहां कर्म का कारक भी है। 11th का स्वामी हो, 6ठे भाव का स्वामी 10th में बैठा है, तो इनको सर्विस, सरकारी सर्विस करनी है। हम लोग जो अखिलेश जी कह रहे थे रिवीजन का, तो देखिए इस चार्ट में काफी रिवीजन हो जाएगा। जी सर, जी सर। तो सबसे पहले हमने देखा कि लग्न को देखता है, कोई भी चार्ट हो उसको लग्न को पहले देखेंगे। लग्न जो है, लग्न से केंद्र में शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, त्रिकोण में बुध बैठा है, तो लग्न काफी पावरफुल है। और एक साइड में बृहस्पति बैठा हुआ है। इसके बाद जो है, जो पापी ग्रह है, जो सामान्य नियम है 6, 8, 6, 11, 3, 6, 11 में पापी ग्रह बैठने चाहिए।
तो 3 में कोई ग्रह है नहीं, 6 में कोई ग्रह है नहीं, ये भी ठीक है, और 11 में मंगल राहु दो ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि मतलब कुंडली कैसी है, पावरफुल इसे कहते हैं। एजुकेशन को जरा देखते हैं कि एजुकेशन बुध जब एक्सचेंज करके आता है तो उसको आगे मंगल और राहु मिल जाता है, और शनि और बुध शनि के पास पहुंच जाता है। तो टेक्निकल एजुकेशन का पूरा योग है, इसमें कोई बात नहीं, वो है भी। अब ये एजुकेशन किस तरह की हो सकती है, टेक्निकल में भी कई तरीके की हो सकती हैं। तो जब भी शनि जो है इन्वॉल्व होता है मंगल के साथ में, शनि मंगल राहु बुध, ये नाड़ी से अगर हम इनको देखेंगे और अगर नवांश में देखें तो नवांश में इनका संबंध बन रहा है, सूर्य का शनि से बन रहा है और बुध का राहु से बन रहा है, और मंगल बुध आमने सामने हैं नवांश में। तो ये हम कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो है वो एजुकेशन प्राप्त की। अब इसके बाद जो है सर्विस का योग बता दिया कि 6 और 10 का जब भी संबंध बनता है तो जहां तक सर्विस करता है वो मतलब बिजनेस नहीं करता है, अपना काम नहीं करता है। तो शनि षष्ठेश होकर के 10th हाउस में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है। अब इसके बाद नाड़ी में देखिए, नाड़ी में शनि के साथ, शनि कर्म का कारक है, शनि को कौन कौन मिल गया, आगे जो है शनि के पीछे शुक्र है, और आगे जो है ये 7 नंबर का है, 7-10 का शनि है, और उसमें पीछे 6-17 का शुक्र है, और आगे इसको कौन कौन मिल गया, सूर्य मिल गया 6-7-37 का है, इसके बाद मिल गया बुध, और बुध के बाद मिला चंद्रमा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब इनको नौकरी मिली तो पहले इन्होंने एक नौकरी शुरू की जो गवर्नमेंट में नहीं थी, लेकिन उसके बाद इनको तुरंत, क्यों चंद्रमा मिल गया तो तुरंत इनको गवर्नमेंट के जॉब मिल गया। अब बताओ राय साहब क्या हुआ, पहले आपने कोई सर्विस दूसरी जगह की थी? पॉलिटेक्निक में लेक्चरर थे। अच्छा अच्छा, इसके 1 बाद साल। इनको हाँ, इसके बाद इनको तुरंत जो है चंद्रमा जैसे ही मिला, शनि के आगे चंद्रमा, तो उसने परिवर्तन करा दिया, और हाँ। चंद्रमा लाभेश है, यानी एक अच्छे पद पर भेज दिया, एक अच्छे पद पर भेज दिया। तो ये शनि के नाड़ी में हम लोग देखते हैं कि शनि की यात्रा देखेंगे कि शनि की यात्रा में अगर शुक्र और बुध मिल जाता है तो बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है वो। अगर वहीं कहीं पर अगर मंगल मिल गया, केतु मिल गया तो दिक्कत करता है। तो यहाँ पर जो है शनि की यात्रा में बुध भी मिल गया, शुक्र भी मिल गया, सूर्य जो पावर और सत्ता का कारक है, राज्य सरकार का कारक है। तो ये सारी चीजें इसमें जो जस्टिफाई हो रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसमें आयु। मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, जी, इसमें मैंने जी 5 जी बोलो। नौकरियां की हैं। नहीं तो शनि के साथ 5 ग्रह है ना, हाँ। ये फिर केतु शनि के साथ में केतु देखो। केतु का डिस्पोजिटर शनि 10th भाव में बैठा है, तो पुत्र का संबंध न्यायिक अब व्यवस्था देखो, से होना नहीं चाहिए। देखो, नहीं सुनिए, देखिए यहां पर मैं वही चीज लगाइए कि शनि और चंद्रमा एक साथ 10th में बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी वाले में। जी हाँ जी हाँ। जी रा, राहु और डिस्पोजिटर केतु के राहु और केतु के डिस्पोजिटर शनि और चंद्रमा हैं, हाँ, और दोनों 10th हाउस में बैठे हुए हैं। जी जी जी। दोनों ठीक नहीं है तो ना, पुत्र सुनिए तो। संतान संतान न्यायिक व्यवस्था में होना चाहिए। केतु का डिस्पोजिटर शनि 10th भाव में बैठा नहीं है तो सूर्य के पहुंच साथ। गए ना, तो एक नहीं तो एक पुत्र अभी पहुंच गया ना, जज हो गया एक। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये भी एक योग है। हाँ, तो अब इसमें ये देखिए कि मतलब डिस्पोजिटर जो अभी हम लोग कार्मिक कंट्रोल वाले पढ़े थे कि इनके जो डिस्पोजिटर हैं, अगर ये दोनों कहीं 10th से जुड़ जाते हैं तो देखिए इस चार्ट को ही बहुत, मैंने राय साहब को आप लोग ऐसा ना हल्के में न लीजिए, ये बहुत हाइट के व्यक्ति हैं, इनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी बहुत है, और सारी सारी चीजों में बहुत हाइट के हैं ये, हम लोगों के मैंने बीच तो में है तो जी। जैन साहब का को देख के जूम के माध्यम से मुझे एहसास हो गया था एकदम। हाँ हाँ, तो वो मतलब जो है यहाँ पर वो थ्योरी लग रही है, डिस्पोजिटिव थ्योरी,
कि फिर पूरी आप ये तरीके से देखिए कि 9th 10th और 11th के संबंध बन गए हैं, सबसे मेन पॉइंट है लग्नेश के मेन साथ। पॉइंट हो गया है। मेन पॉइंट तो ये है हाँ। कि 9th 10th और 11th के संबंध बन गए। अब केंद्र अगला को पॉइंट जरा हम अगला पॉइंट हम देखते हैं कि आयुखंड। आयुखंड के जो कई भाग हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक जो है वो हम लोग पढ़े हैं कि अष्टमेश का नक्षत्रेश अगर केंद्र और त्रिकोण में है, शुभ ग्रह के साथ में है, तो दीर्घायु देता है। यानी कम से कम जो है वो 6 राउंड तो बृहस्पति के पार ही करा देता है। तो सर एक बार यहां दोबारा पर बोलेंगे देखिए सर? अष्टमेश मंगल, दोबारा बोलेंगे, नोट कर लें सर, दोबारा बोलिए प्लीज। मतलब अगर अष्टमेश का नक्षत्रेश यदि केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में स्थित है, तो दीर्घायु में कम से कम 6 राउंड तो पार करा देता है, कम से कम ने। अगर वो अच्छे प्रभाव में है तो माने 7 राउंड तक कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर देखेंगे, अभी हम लोग जुपिटर को चलाएंगे तो यहां पर अष्टमेश मंगल है जो बुध के नक्षत्र में है, ठीक है ना। त्रिकोण में बैठे हैं। और त्रिकोण में एक्सचेंज के साथ में, तो केंद्र जी में भी है प्रभाव, त्रिकोण में भी है। जी और जब हम इसको देखेंगे, जब ये एक्सचेंज करके जाएगा, तो ये जो है शुभ ग्रह शुक्र और चंद्रमा और बृहस्पति से 3-11 का संबंध बनाएगा। तो जी ये बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है। जी अब हमें ये मिश्रा जी, देखना है। हाँ जी मिश्रा जी, एक और स्थिति बहुत विशेष जो मैं देख रहा हूँ, जी। उसमें राहु और शनि का नक्षत्र से के कारण परिवर्तन हो गया है, लाभेश हाँ और दशमेश का। और हाँ दूसरी स्थिति एक ये, अखिलेश जी मित्तल साहब, एक स्थिति ये भी मैंने कई जगह अप्लाई की थी कि जब अष्टमेश 11th हाउस में चला जाता है, जैसे कि जो कारण है मंगल, वो दीर्घायु योग दे देता है। जी। भले ही आप ऐसी स्थिति में चले जाएं जहां पे कोई उम्मीद ना हो, लेकिन आप वापस आ जाते हैं घर स्वस्थ होकर। हाँ, इसका तो नक्षत्र वो यहाँ स्वामी पर, हाँ, अष्टमेश का नक्षत्र स्वामी नहीं, अगर अष्टमेश यदि 11th हाउस में चला नहीं, गया वो है, जैसे अष्टमेश अगर 11th में चला जाता है तो भी दीर्घायु। उसमें कई पॉइंट हैं। कई पॉइंट एक, हैं। हाँ, एक पॉइंट ये भी है। तो तो ये नाड़ी का पुष्य नक्षत्र और आर्द्रा दोनों में एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, आप ये देखिए। एक्सचेंज है। हाँ, एक्सचेंज है। तो तो अब ये देखिए कि ये बात हो गई। अब इसमें हमें देखना है कि बुध अच्छी स्थिति में हम लोग जान गए। अब एक और चीज देखनी है कि जो सबसे प्रमुख नाड़ी का सिद्धांत है। अगर भैया कौन है भाई, म्यूट कर लो, राय साहब जरा म्यूट कर लो थोड़ा सा। जब जब बोले तो आप उसको अनम्यूट कर लें। देखो, इसमें एक चीज है कि नाड़ी में सिद्धांत है कि बृहस्पति और राहु के बीच जितनी दूरी होगी उतनी ही आयु ज्यादा होगी। यहां पर सबसे मैक्सिमम दूरी पर है राहु और बृहस्पति। बृहस्पति जो है चलेगा 5 से 6 में जाएगा और राहु 4 से 3 में आएगा। राहु पूरा जब राउंड लगा लेगा, यानी 12 राउंड लगा के बाद तब वो गुरु से आकर के मिलता है। तो ये बहुत बड़ा दीर्घायु योग है नाड़ी का, बृहस्पति और राहु के। अगर ये उल्टा कहीं होता है किसी चार्ट में कि राहु सिंह में होता है और बृहस्पति कर्क में होता, तो ये कैसे कहते हैं अल्पायु। क्योंकि राहु जाता सिंह की तरफ, बृहस्पति जो है राहु आता सिंह से कर्क की तरफ, और बृहस्पति जाता कर्क से सिंह की तरफ, बीच में कहीं मिल जाते तो वो योग खड़ा होता है। यहाँ पर बहुत दीर्घायु मिश्रा जी, योग है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। तो उसमें एक और स्थिति है कि नक्षत्र परिवर्तन योग मंगल और बुध का भी है, आप देखिए लग्नेश का। हाँ हाँ तो जी, तो ये बहुत बड़ा योग हो गया है। वही बता रहे हैं कि मतलब जैन साहब बहुत इसलिए बहुत कि गूढ़ व्यक्ति हैं।
जी जी। जो आप कह रहे थे ना कि बहुत हाइट वाले व्यक्ति हैं, हाँ, राय ये राय साहब। राय 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 साहब, हाँ राय राय साहब, हाँ। साहब, हाँ राय साहब। तो ये जो है वो तो अभी इनका चूंकि प्रश्न जो है उससे स्वास्थ्य से संबंधित है, तो हम लोग उसी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो अब इसलिए ये देखना स्वास्थ्य। है कि अब देखिए बृहस्पति आखिर स्वास्थ्य में कहाँ दिक्कत कहाँ आएगी। बृहस्पति जब मिलेगा माने इसका राउंड में लगाएंगे तो यहाँ 12 साल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो कितने राउंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए। 6 राउंड यहां पर है। जब 6 राउंड बृहस्पति छठवें राउंड में जब आया तब वो राहु से सप्तम में आया, यानी उस समय इनको तकलीफ हुई, कोई हेल्थ वाइज तकलीफ हुई। और वहां पर मकर राशि है, बृहस्पति नीच का हुआ है। तो ये 2018 में शायद था ना बृहस्पति यहाँ पर मकर में। देखिए 23 22 21 20 2020 में। 20 तो 21 राय साहब ये बताइए 2020 में आपको ये स्टार्ट हुआ ना स्पाइनल वाला दिक्कत? हेलो राय साहब, अनम्यूट करें जरा अपने को। बीस इक्कीस में हुआ था। 20 लास्ट में हुआ ना, चूंकि बृहस्पति यहाँ हाँ पर 0 अंश का है। कुंभ में हाँ जब आया, हाँ कुंभ हाँ। में जब आया तब वो राहु से उस राउंड में, यानी हम्म, 7वें राउंड में, हाँ 7वें राउंड में जब बृहस्पति राहु से सप्तम में आया तो आपको ये परेशानी हुई। देखिए मकर राशि है वहां पर। हाँ मकर राशि मकर राशि जो है पैर की भी राशि है और स्पाइन की भी राशि है। दोनों की है। तो स्पाइन के थ्रू पैर में दिक्कत आई, क्योंकि केतु है, केतु ब्लॉकेज है, कोई नस ब्लॉक हुई, दब गई, कुछ भी हुआ जिससे पैर में आपको दिक्कत आई और वो स्पाइन में कहीं प्रॉब्लम थी। ये 2020-21 में बात आई। तो ये बृहस्पति के जुपिटर उससे हम देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है बृहस्पति अभी हमारा मेष राशि में है हाँ और मेष वहां राशि में। वहां पर राहु भी है। हाँ तो ये जो है ये दिक्कत कर रहा है। शनि की तृतीय रा, दृष्टि भी है। हाँ हाँ, और शनि जो है 11 नंबर से वहां देख भी रहा है। तो अभी राहु जब अब जाने वाला भी तो है 23 तारीख हाँ, को। राहु जब हट जाएगा यहां से तो बृहस्पति जो है काफी फ्री हो जाएगा। और जब आगे बृहस्पति जब वृक राशि में अप्रैल में जाएगा तो इनको काफी राहत मिल जाएगी। जी हाँ। लेकिन अभी देखिए बृहस्पति जब तक कर्क राशि तक पहुंचेगा, आप समझिए अभी मेष में, वृक में, मिथुन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी थोड़ी सी जब बृहस्पति पहुंचेगा राहु के साथ में। राहु के ऊपर। हाँ, राहु के ऊपर जब बृहस्पति का गोचर होगा उस हाँ समय क्या होगा कि बृहस्पति गोचर का राहु 12 में होगा, नेटल का राहु 4 में है, गोचर का बृहस्पति जो है वहां पर 4 नंबर में गोचर करेगा। तो जो गोचर का बृहस्पति नेटल और गोचर दोनों राहु के चक्कर में आएगा। तो ये जो है इसमें थोड़ी सी वहां पर दिक्कत हेल्थ को लेकर के हो सकती है। बाद बाकी फिलहाल अभी 3 साल कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे राहु हटेगा तो इसको काफी आपको आराम मिल जाएगी। 30 अच्छा 2020 में कोई ऑपरेशन हुआ क्या? कोई आपका सर्जरी हुई थी? 2020 में नहीं 22 में हुआ था ना। नहीं, 22 प्रोस्टेट के में कब हुआ था? प्रोस्टेट का तो हुआ था 22 में? 2000 नहीं 22 में नहीं 2000 20 में हुआ था। हाँ 20 में नहीं, वो तो 13 में हुआ था। 13 में? तो 13 में मैंने जो है उसको राउंड के ऊपर जब लगा लेंगे, चंद्रमा के त्रिकोण में जब आया, अब आप समझ लीजिए वृश्चिक में रहा होगा बृहस्पति, हाँ वृश्चिक में। मंगल के त्रिकोण में जब आता है। तो अभी राय साहब आपको स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है।
क्योंकि बृहस्पति जो है अपने से नवम हाउस में जा रहा है। हम्म। तो ये जो है अपने से नवम हाउस में आ रहा। हाँ, सिंह से मेष में जा रहा है। हम्म। तो अब यहाँ से देखिए अब एक्टिवेट किसको किसको कर रहा है। राउंड ये है अभी आप 44 के हैं तो 56 और 23 37 9 और 2 79 5 हो रहा है। 7 79 हो रहा है। 80th रनिंग है ना, 79 है ना, 79। तो सातवां राउंड चल रहा है। हाँ 8वां 80 होने वाला है। सातवां राउंड चल रहा है ना। हाँ अब देखो 7वें राउंड का मतलब कहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7वां राउंड माने वैसे ही सप्तम हाउस तो थोड़ा मारक भाव होता है ना। हाँ। तो अब इसमें एक अच्छाई क्या है कि ये जो है यहाँ से इसमें देखिए त्रिकोण में कई ग्रह हैं। हाँ त्रिकोण में कई ग्रह हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, शनि है, शुक्र है, वो इन सबको एक्टिवेट कर रखा है इसने। तो जब ये मीन में आया, अब उसके बाद जो ईयरली ट्रांजिट में आप ये समझिए कि मेष में है इस समय। तो 1 2 3 5 7 9 11 इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर कोई 1 में बैठा नहीं, 2 में बुध बैठा है, 3 में जो है सारे ग्रह बैठे हैं, 5 में बृहस्पति बैठा है, 7 में कोई ग्रह है नहीं, 9 में जो है कोई ग्रह है नहीं, और 11 में भी कोई ग्रह नहीं। तो इन इतने ग्रहों को जो है ये एक्टिवेट किए हुए है। तो इसकी वजह से है जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये इतने ही ग्रह फिर एक्टिव बने रहेंगे। तो सारे ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सब आ रहा है, बुध का असर आ रहा है, शनि का असर आ रहा है, चंद्रमा का असर आ रहा है, लेकिन अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत चल ही नहीं पा रहे, दिक्कत का नहीं। अरे दिक्कत मतलब अब वो एक दिक्कत है कि केतु माने जो है बैठा हुआ है। हाँ। और राहु बृहस्पति के ऊपर है। राहु बृहस्पति एक साथ चल रहा है और राहु बृहस्पति के त्रिकोण भी चल रहा है, आप देखिए। तो ये तो बड़ा 2-3 दिन में 2 में चला जाएगा ना। नहीं 12 में जाएगा ना। 12 में जाएगा। 12 देखिए 12 में जब जाएगा तो मंगल को एक्टिवेट कर देगा ना राहु। हाँ मंगल को एक्टिवेट करेगा, राहु को भी एक्टिवेट करेगा। और राहु मंगल जो होता है तो थोड़ा सा माने जो है दिक्कत कर सकता है कोई, लेकिन आयु को अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-5 साल अभी आप आराम से रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भी तो मंगल की राशि में है ना। राहु के हाँ राहु की हटने से अभी काफी रिलीफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि अब दोनों बृहस्पति राहु की क्लच में है ना, नेटल का और गोचर का दोनों है। तो इसकी वजह से है। बात बाकी अभी काफी ठीक हो जाओगे। वो जो शनि देखिए, शनि कुंभ राशि में है और उसके त्रिकोण में केतु है तुला राशि में। तो इसको पहले हटने दीजिए जब तक ये शनि नहीं हटेगा गुरु के ऊपर से। नहीं केतु तो ये कल से हट रहा है ना, कल से हट रहा है, कल से हट जाएंगे। कल से हट जाएगा एक चीज। लेकिन अब ये समस्या ये है ना कि शनि अभी बकरी है और वो फिर केतु की तरफ, उसकी टेंडेंसी फिर केतु की तरफ है। ये 4 शनि जब डायरेक्ट हो जाएगा 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे। नहीं देखिए, अगर राहु से मान लो केतु हट गया 6 नंबर में चला गया, लेकिन शनि अभी बकरी है जो केतु की तरफ मुंह किए बैठा है। तो जब शनि डायरेक्ट हो जाएगा तब ये पूरी तरीके से केतु जो है शनि को छोड़ देगा, उस समय आपको राहत मिल जाएगी। हाँ तो वो भी तो शायद 9 तारीख को हो रहा है। कब हो रहा है? हाँ 9 को ही हो रहा है शायद। हाँ 9 नवंबर या 9 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है जी। तो उस समय जो है ये आपको राहत मिल जाएगी। अंदाज है सभी लोग डिस्कशन सुन रहे होंगे, तो चार्ट को हम लोग इस तरह से डेलिनेट करते हैं जी। और अब अगले उसमें हम लोग जो बेसिक कुछ जो है सूत्र
प्रश्न के हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक चार्ट, अभी कहो तो एक चार्ट हम लोग डाल सकते हैं। सर एक बात प्रश्न और का कहनी है। हाँ जी, हाँ बोलो हाँ मधु सर, जी। ये थोड़ा सा नाड़ी का बेसिक भी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे नाड़ी के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा उसका बेसिक, बेसिक हाँ बताते। नहीं, हाँ हम इसमें आधा आधा समय नाड़ी ही बताएंगे। हाँ, क्योंकि बेसिक नाड़ी मुझे एक बार में पता नहीं है। नाड़ी में 2-3 चीजें पहले याद कर ली। पहले तो आप मेष लग्न की कुंडली को देखें, हम्म और उसके जो लॉर्ड हैं, जैसे हम्म पहले फर्स्ट का लॉर्ड मंगल है, तो हम्म उन्हीं भावों के वो कारक प्लेनेट है। मंगल हम्म जब भी आएगा तो हम देखेंगे देह का कारक है, लग्न देह होती है, हम्म मंगल देह का कारक है, शुक्र धन का कारक है, हम्म क्योंकि सेकंड हाउस में वीनस पड़ा हुआ है। हम्म थर्ड हाउस में बुध है, तो बुध जो है वो थर्ड हाउस का कारक बनेगा, वहां पर वाणी, कम्युनिकेशन है, हाँ हाँ एजुकेशन, कम्युनिकेशन। हाँ हाँ, कम्युनिकेशन है। फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा बनेगा, दो जो लॉर्ड है वहां बनेंगे। इसमें नाड़ी में जो बीएनएन है, जिसे कहते हैं भृगु नंदी नाड़ी, हम्म तो इसमें भृगु ऋषि की और नंदी ऋषि की जो अलग अलग नाड़ियों को पढ़ करके किताबों को, आरजी राव ने एक नई किताब बनाई, भृगु नंदी नाड़ी। हम्म उन्होंने उन चार्टों को डेलिनेट करने के लिए कुछ सूत्र बताए। हम्म वो सूत्र कहें, जैसे त्रिकोण में एक, अगर जो त्रिकोण है, वहाँ त्रिकोण महत्वपूर्ण है, नाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो त्रिकोण है। कहते हैं त्रिकोण में जो भी प्लैनेट एक दूसरे के त्रिकोण में है, वो एक साथ जो है वो कार्य करते हैं। हम्म जैसे अगर सूर्य मंगल और बृहस्पति अगर मिल जाते हैं, तो हम्म ये कहते हैं, इसे प्रताप योग कहते हैं, कि तीनों त्रिकोणों को स्वामी एक साथ हो गए। हम्म तो इसे प्रताप, ये बहुत बड़ा योग है। और अगर कहीं किसी जातक की तात्कालिक कुंडली में भी अगर ये द्वितीय लग्नेश, पंचमेश और नवमेश एक साथ हो जाए, तो ये फिर बहुत बड़ा महायोग बन जाता है। हम्म इस तरीके से इसमें ग्रहों के कारकत्व महत्वपूर्ण है। हम्म उसके बाद जो है कारकत्वों की जो ब्लेंडिंग है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति और मंगल एक साथ मिल गया, वहां पर लग्न नहीं लेते हैं नाड़ी में, और दशा सिस्टम नहीं लेते हैं, सारी इवेंट को ट्रांजिट से लेते हैं। और लग्न को क्या करते हैं, वो वहां गुरु को जीव माना गया है, तो जीव लग्न लेते हैं, जहां पर बृहस्पति बैठा है उसी को लग्न मानते हैं। तो बृहस्पति पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, वही जो है उस जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको हम लोग बताएंगे तो उससे नाड़ी चीजें समझ में आने लगेंगी, त्रिकोण का। और इसमें कम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो वो तो यहाँ भी है, अपने वैदिक में भी कम्बिनेशन है, 2 ग्रहों के, 3 ग्रहों के। जी सर। तो इस तरीके से आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। जी सर। और अंदाज है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा हाँ, सर। अच्छा, तो ये हमें लगा कि ये अपना अपना फिर स्टार्ट हो गया। हाँ जी ये सर। सबसे अच्छा था। बिल्कुल लग नहीं रहा कि कहीं गए थे, वापस आ है? गए। हाँ, वापस ऐसे आ ही गए नहीं हम लग रहा लोग कहीं वापस। गए थे, अभी कुछ दिन के लिए वेकेशन थी, छुट्टियां थी, फिर आ गए। दो हाँ हाँ, वापस आ गए। दो चार ही संडे गड़बड़ हुआ है, फिर हम लोग आ गए। हाँ, नहीं गड़बड़ क्या, वो छुट्टी थी, वेकेशन थी। हाँ हाँ जी, और गर्मियों तो की छुट्टियां आगे बढ़ गई थी। जी हाँ, जी, अब वो सुप्रिया जी ने फिर ये ग्रुप बना लिया है, तो वो बहुत उन्हीं अच्छा को। किया सुप्रिया जी ने और आपने मिलके, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर किया। जी ने हाँ, सर जी ने मिश्रा जी, साथ मैं किया। आपको फोन करूंगा। मिश्रा जी, मैं आपको फोन करूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो कै बजे करोगे? अभी अभी कर सकता हूँ आपको? अभी हाँ, कर लो बस अभी। तो क्लास ठीक खत्म है, होने के बाद। आज की अखिलेश जी ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। चलो, आनंद आ अब रहा है जो सर। थैंक्स टू आपके मदद से ये सब कार्य संपन्न हो रहा है, नहीं तो सर, आपका ठीक है, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है अच्छा। सर। नहीं नहीं, चलिए मिश्रा ठीक। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुप्रिया जी ने क्या कहते हैं ऑफर किया, तो मैंने कहा ये तो होना ही चाहिए था। जी जी। सर सुप्रिया जी ने बहुत मेहनत की, कल भी 2 घंटे हाँ काफी हाँ, बहुत। एक्सरसाइज करके हाँ इसको कैसे सेटअप करेंगे। सबसे अच्छी बात हाँ। इसमें ये लगा कि इसका नाम जो है ना, बहुत जी जी। बढ़िया रख दिया गया। अच्छा, जय जी श्री हाँ, जी राम। हाँ, जी हाँ। इसका नाम बहुत बढ़िया रख दिया गया ग्रुप का। जी जी जी। जी हाँ। जी। जय श्री राम। ठीक ठीक ठीक। जय जय श्री श्री राम। राम। ठीक, जय श्री राम, सब लोग और नमस्कार। ये सर जो है नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू ये सर जी, कभी थैंक खत्म नहीं होगा, ये अभी जी हाँ, कभी जी हाँ, कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ। सर हाँ, चलता रहेगा सर ये। जी जी। चलिए बहुत यू। अच्छा रहा। चलना भी चाहिए, चलता रहे बस।
मंजरी का स्वास्थ्य धन्यवाद। वर्धन हो अच्छा सा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर राय साहब, अभी मैं फोन करूंगा आपको भी। थैंक यू, कोई बात थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सबको बहुत। नमस्कार धन्यवाद। सभी को थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जी।